Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. We'll discuss a very important aspect in this video, and that is we will discuss the aspect of capital structure. ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, हाउ डज इट वर्क, इसको समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब जो बिजनेस के लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उस फंड को हम वेरियस सोर्सेज से रेज करते हैं। ठीक है, अपना पैसा यूज़ करते हैं, इक्विटी शेयर इशूज़ करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं। तो बेसिकली इससे हम लोग को ये समझ में आता है कैपिटल स्ट्रक्चर से कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमने फंड्स कहाँ कहाँ से रेस किए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस के लिए सारा फंड हम अपना ही यूज़ कर लेते हैं, सबके पास उतने पैसे होते नहीं हैं। तो फंड को रेस करने के लिए अलग अलग सोर्सेज है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम समझेंगे कि हमारा कौन से सोर्स से हम कितना पैसा रेस करना चाहिए, नंबर वन, और कौन सा बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑब्वियसली हम वही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जो बिजनेस को आगे ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी में लेके जाए। ठीक, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन। तो जब हम ये यूज़ करते हैं फॉर्मूला को, तो हमें पता चल जाता है डेट मतलब लोन ऑब्वियसली, एंड इक्विटी मतलब हम अपना फंड कितना यूज़ कर रहे हैं। इक्विटी में या तो हम अपना फंड यूज़ करते हैं या शेयर होल्डर्स से जो पैसा लिया होता है वो यूज़ करते हैं। अब देखो, शेयर होल्डर्स जो हम पैसा यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, आई टेल यू, वो अपना ही फंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि व्हेन आई बाय अ शेयर ऑफ अ कंपनी, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, राइट। हम लोग कहते हैं ना, टाटा स्टील का शेयर खरीद लेते हैं या रिलायंस का शेयर खरीद लेते हैं, तो इनडायरेक्टली व्हेन यू आर बाइंग अ शेयर, यू आर बाइंग अ हिस्सा ऑफ अ कंपनी। तो जब वो कंपनी का आप हिस्सा ले रहे हैं तो कंपनी के आप ओनर बन गए, राइट। तो एक शेयर को खरीदते हैं और उस शेयर के लिए हम 400 रुपये देते हैं या 500 रुपये देते हैं, जितने का भी शेयर है। तो उतना पैसा दे करके कंपनी के एक शेयर का हम हिस्सा बन जाते हैं। कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी शेयर्स। शेयर्स वाले चैप्टर्स में इसको डिटेल में समझाया है। आप आई इफ़ यू नॉट क्लियर विद दैट, उसको नहीं पढ़ा है तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि शेयर इज आई एम बाइंग वन पार्ट ऑफ द कंपनी, और उस एक पार्ट के लिए, एक हिस्से के लिए मैं उसके लिए पैसा पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आई एम बिकमिंग एन ओनर ऑफ अ कंपनी इफ आई एम बाइंग एन इक्विटी शेयर। दो टाइप के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर बिकम्स, जब हम खरीदते हैं तो इक्विटी शेयर में हम कंपनी के ओनर बन जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी हमें अपना शेयर देती है, हम कंपनी को शेयर के बदले पैसा देते हैं, कंपनी उस पैसे को अपने फर्दर बिजनेस के लिए यूज़ करती है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी हमें उस प्रॉफिट को बांटती है ना। सिंस आई एम ए शेयर होल्डर, आई एम दी ओनर, तो प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलना चाहिए। जो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर के लिए कंपनी का प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म पे आता है उसको। ठीक है, हालांकि शेयर होल्डर के लिए सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है वो ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन डिविडेंड भी एक डेफिनेटली एस्पेक्ट होता है शेयर में इन्वेस्ट करने, शेयर में कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए। ठीक है, तो जब हम ये करते हैं डेट बाय इक्विटी, तो हमें रेशियो पता चल जाता है कि कितना ओनर्स फंड है और कितना इक्विटी का, कितना डेट का फंड है। ठीक है, अब दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम डेट लेते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इंटरेस्ट जो है वो देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इंटरेस्ट हम नहीं पे करते हैं तो वो एक्चुअली इंटरेस्ट लीगल लायबिलिटी है, इंटरेस्ट नहीं देने से हमारे कंपनी पे केस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप डेट फंडिंग में ज़्यादा बिलीव करते हो अपने बिजनेस के लिए और डेट के थ्रू पैसा लेते हो, है ना, या तो आप बैंक से लोन ले लेते हो डेट में, या आप डिबेंचर्स इशू कर देते हो। शेयर्स एंड डिबेंचर्स चैप्टर्स में आपको आपने पढ़ा होगा, अगर आप कंपनी का डिबेंचर्स इशू करते हो तब भी आपको डिबेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट देना ही है। तो वो स्ट्रक्चर, वो फॉर्मेट जो आप पैसे रेज करके आपको इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, वो डेट हो जाता है। डेट में प्रॉब्लम ये है कि डेट में आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी लीगल है, देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले। लेकिन डेट के थ्रू फंड रेज करना थोड़ा सस्ता है, आराम से डेट के थ्रू फंड रेज हो जाता है, डेट्स के थ्रू फंड रेज करने में उतना पैसा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इक्विटी के थ्रू इक्विटी इशू करते हैं, इक्विटी के थ्रू फंड रेज करते हैं, शेयर्स को इशू करके फंड रेज करते हैं, तो उसमें दैट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। वो प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि शेयर्स को मार्केट में लिस्ट करना, सेबी को अपनी फ़ीस देनी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उसकी फ़ीस देनी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उसकी फ़ीस देनी। बेसिकली शेयर्स को इशू करना एक्सपेंसिव प्रोसेस है, लेकिन एडवांटेज ये है कि अगर आप ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को
अपना डिविडेंड दो ही। डिविडेंड आप तब दो जब कंपनी को इनफ प्रॉफिट हुआ है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है इनफ तो डिविडेंड आप नहीं भी दोगे तो भी चलता है, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, राइट। सो वही लिखा है, इन अदर वर्ड्स कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल एंड इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर द फर्म इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। हम लोग कोशिश करेंगे समझने का इसी चीज़ को कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म के लिए बेस्ट है, लेकिन ये डिफाइन करना डिफिकल्ट है। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और मैक्सिमाइजेज द वेल्थ ऑफ इक्विटी। तो होना ये चाहिए कि जितने लोगों ने हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो शेयर्स, जब कोई शेयर होल्डर हमारी कंपनी का शेयर खरीदता है, अगर आप कोई कंपनी लॉन्च करते हो या कंपनी जब फंड रेज करती है शेयर्स को इशू करके, तो भाई शेयर होल्डर जो आपके पास पैसा लगा रहा है वो क्यों लगा रहा है? वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए। वो यही उम्मीद करके पैसा शेयर खरीदता है आपकी कंपनी का कि उसे प्रॉफिट हो। प्रॉफिट अगर आप उसे दोगे, उसको मैक्सिमम बेनिफिट दिलाओगे, तो वो आपके कंपनी में इन्वेस्टेड रहेगा, पैसे आपके पास रहेंगे। अगर आप उसको प्रॉफिट नहीं दिलाओगे, लॉन्ग रन में उसका वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं करोगे, वो अपने शेयर्स को विड्रॉ कर लेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसा रहे शेयर होल्डर का, तो आपको शेयर होल्डर को बेनिफिट देना ही होगा, ठीक है। डेट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। एज डेट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट, मैंने क्या बोला, डेट में पैसा कम लगता है बट इट्स वेरी रिस्की सिक्योरिटीज, वेर एज इक्विटी आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज बट आर सेफ सिक्योरिटीज फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। सेफ क्यों? डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। डेट इज रिस्की बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेट इज द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। आपको इंटरेस्ट देना ही है, वो लीगल ऑब्लिगेशन है, नहीं दोगे तो फंसोगे। In case they fail, debt security holder can claim over the assets of the company, and if firm fails to return the principal amount, it can even go to liquidation and stage of insolvency। अगर आप डेट नहीं पे करते हो टाइम पे, इंटरेस्ट नहीं पे करते हो टाइम पे, तो जिसने आपको लोन दिया है वो, उसके पास ये भी पावर है कि आपके कंपनी को एसेट बेच के अपना दिया हुआ पैसा वो वसूल कर ले। या ये भी एक्सट्रीम केस में ये भी होता है कि कंपनी को बेचने की नौबत आ जाए, वो आपके कंपनी को बेच के अपना पैसा वो किसी ना किसी तरीके से रिकवर कर लेंगे। तो इसमें ये रिस्क है, ठीक है। इक्विटी सिक्योरिटीज आर सेफ सिक्योरिटीज फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, एज कंपनी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ इट इज रनिंग इन लॉसेस, बट दीज आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज। आप लॉस में जा रहे हो या आपको कम प्रॉफिट हो रहा है या आपको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन आप उस प्रॉफिट को फर्दर एक्सपेंशन के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो आपके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ज़रूरी नहीं है। प्रॉफिट हुआ लेकिन आई वांट टू यूज़ इट फॉर एक्सपेंशन, आप अपने जो मीटिंग होती है आजकल तो कॉन कॉल में आकर के आप पूरे एक्सपेंशन के प्लान बताते हो, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को कन्विंस कर लो कि भाई पैसा है हमारे पास लेकिन हम कंपनी को फर्दर एक्सपैंड करना चाहते हैं, सो दैट आपके शेयर्स के वैल्यू बढ़े, तो हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। ऐसा होता है, तो इट्स लेस रिस्की, इट्स वेरी क्लियरली विजिबल। So capital structure of the business affects the profitability and the financial risk. The best capital structure is one which results in maximizing the value of equity shareholder। ठीक है, तो अभी दो टाइप के फंड पढ़े हमने, ओनर्स फंड, इसको इक्विटी बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब जो पैसा आप सेव करते हो, जो आपका अपना पैसा होता है। बोरोड फंड, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लोन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट। या तो आपने लोन ले लिया बैंक से, या आपने डिबेंचर इशू कर दिया, या जनरल पब्लिक से आपने डिपॉजिट लिया है। These may be borrowed from bank, other financial institution, debenture holder and public. Capital structure is the mix between borrowed fund and equity fund, that is owners fund। अब हम समझेंगे फाइनेंशियल लिवरेजिंग, और इसको फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है, डेट बाय इक्विटी तो हमने पीछे ही पढ़ा, मैं लाइन बाय लाइन सब नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ रहा हूँ, बाकी नोट्स आपके पास हैं। Trading on equity means increase in profit earned by equity share holders due to the presence of fixed financial charges। मतलब ट्रेडिंग का मतलब होता है taking advantage of equity means owners fund। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब आप अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दिलाना चाहते हो, तो आप जो फिक्स्ड इंटरेस्ट का रूट है उसको यूज़ करके
आप अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दिला दो, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब आप चाहते हो कि आपके शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। शेयर होल्डर्स को ज़्यादा बेनिफिट करने के लिए आप कंपनी को डाइल्यूट कम कर रहे हो। डाइल्यूट कम कर रहे हो मतलब आप शेयर्स कम इशू कर रहे हो, ताकि देखो जितने कम शेयर्स आप इशू करोगे, कंपनी के उतने कम टुकड़े होंगे, बिकॉज एक शेयर इज़ एक टुकड़ा ऑफ द कंपनी। आप जितने कम शेयर्स इशू कर रहे हो, कंपनी के उतने कम टुकड़े होंगे, और कम टुकड़े होंगे तो प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है वो कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, डिविडेंड कम लोगों को देना होगा। तो अगर कम लोगों में ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक आदमी को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, सिंपल सी बात है। और अगर आप शेयर्स ज़्यादा इशू कर देते हो तो आपको उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में देना होगा, तो हर एक आदमी को कम फ़ायदा मिलेगा। इसको हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक थाली है, एक थाली में चावल है, ठीक है। दो थाली आपने रख दी, एक थाली में 5 लोग बैठे, एक थाली में 15 लोग बैठे। तो भाई जिस थाली में 5 लोग बैठे हैं उसमें हर एक आदमी को ज़्यादा मिलेगा, वो ज़्यादा भरपेट खा पाएंगे। एक थाली के पास 15 लोग बैठे हैं, उसमें हर एक आदमी को कम हिस्सा मिलेगा, कम। तो ये जो थाली में लोग जितने बैठे हैं उसको शेयर होल्डर्स समझ लेते हैं, राइट। अगर शेयर होल्डर्स कम थे, एक थाली में 5 लोग थे, तो पाँचों लोगों को ज़्यादा मिला। दोनों थाली में चावल उतने ही हैं, और दूसरे थाली में उतने ही चावल अगर 15 लोग खाएंगे तो हर आदमी के हिस्से में कम आएगा। तो कई बार कंपनी कोशिश करती है कि वो इक्विटी से, शेयर से पैसा कम रेस करे, कम शेयर होल्डर्स रखे, ज़्यादा पैसा डेट के फॉर्म में ले, बैंक से लोन ले ले, सो दैट प्रॉफिट जो हो वो कम शेयर होल्डर्स में देना हो, कम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना हो, जिससे हर एक शेयर होल्डर भी खुश होगा। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर होल्डर्स को पैसा ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा कमाई होगी एज़ कंपेयर टू अगर आप ज़्यादा इक्विटी के फॉर्मेट में पैसा रेज करते हैं, ज़्यादा शेयर्स इशू करते हैं। आप कोशिश कर रहे हो कि लोन कम लें, ज़्यादा लें, अपने कंपनी को ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट कर दिया मतलब ज़्यादा हिस्सों में बांट दिया, तो भाई प्रॉफिट भी ज़्यादा लोगों को बांटना होगा, तो हर एक आदमी के हिस्से में कम आएगा। अर्निंग पर शेयर में हर आदमी कितना कमा रहा है वो बताता है। तो कम शेयर होल्डर्स रहेंगे तो ईपीएस ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ज़्यादा शेयर होल्डर्स रहेंगे ईपीएस कम होने के चांसेस हैं। तो डिपेंड करता है, इस पर ये भी डिपेंड करता है जो आप लोन ले रहे हो। हमने ये सोच लिया कि शेयर होल्डर्स कम रखते हैं ताकि ईपीएस, हर एक शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ज़्यादा मिले और हम लोन ज़्यादा लेते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और लेना है, अगर लोन पे इंटरेस्ट कितना है और बिज़नेस के आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है लोन पे और बिज़नेस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो आप फंस जाओगे। आगे देखते हैं कैसे फंसोगे, ठीक है। दो चीज़ें समझनी है, एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको एबिटा भी कहते हैं। मतलब अगर आपका अर्निंग 100 रुपया है ना, इसमें 10 रुपया आप पहले इंटरेस्ट दे रहे हो। सपोज़ करो कि 100 रुपये के अर्निंग में आपका इंटरेस्ट 10 रुपये और आपका टैक्स 30 रुपये है, तो आपके पास ये क्या बचा, ये आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये इंटरेस्ट था, ये टैक्स था। सो एबिटा इज अर्निंग बिफोर यू पे इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, इसको अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको जनरली अर्निंग आफ्टर टैक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम पहले प्रॉफिट में से, अर्निंग से पहले इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करने के बाद जो पैसा बचता है उस पर हम टैक्स देते हैं। तो इंटरेस्ट जो है हमारा, इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद टैक्स लायबिलिटी बनती है। मतलब हम जो भी कमाते हैं बिजनेस में, हम पहले बैंक का इंटरेस्ट पे करेंगे भाई, या डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है, जो भी डेट के फॉर्म में जो भी पैसा लिया उसको हम पहले इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद जो पैसा बचता उस पर हम टैक्स देते हैं, तो उसको हम अर्निंग आफ्टर टैक्स कहते हैं, ठीक है। सो अर्निंग पर शेयर क्या लिखा, आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स आउट ऑफ एबिटा द बैलेंस इज लेफ्ट नोन एज EAIT, जैसे अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज अर्निंग आफ्टर टैक्स बिकॉज द इंटरेस्ट इज पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ द टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सपोज करो कि आपकी अर्निंग 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये में हमने 10 रुपया इंटरेस्ट दिया, 20 रुपये टैक्स दिए,
हमारे पास बचा 70 रुपया, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पहले देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी इज डिडक्टेड। सपोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 रुपये डिविडेंड दे दिए, हमारे पास 65 रुपीज़ बचे, ये 65 इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो अब 65 सपोज करो कि कंपनी के 10 शेयर होल्डर हैं, तो 65 रुपीज़ 10 शेयर होल्डर में डिवाइड किया तो हर शेयर होल्डर के हिस्से में कितना पैसा आया, 6.5। ये हो गया अर्निंग पर शेयर, ठीक है। मतलब हर शेयर में 6.5 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है कंपनी। और अगर शेयर होल्डर ज़्यादा होते, 20 होते, तो 65 रुपये हम 20 लोगों में बांटते तो 3.25 अर्निंग पर शेयर होता। शेयर होल्डर जितने ज़्यादा होंगे ईपीएस उतने कम होगा, शेयर होल्डर जितने कम होंगे ईपीएस उतना ज़्यादा होगा। ईपीएस मतलब हर एक शेयर के पीछे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालते हैं, एबिटा से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, और अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड देना है, उसको डिविडेंड देने के बाद, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पहले मिलता है, उसके बाद हम ईपीएस शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा जनरली देखा गया है कि जितना कम कंपनी का फ्लोट हो, मतलब जितने कम कंपनी के शेयर्स हो मार्केट में, ईपीएस उतना हाई हो। लेकिन ये हर बार ज़रूरी नहीं होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि इंटरेस्ट रेट कितना हाई है एज कम्पेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 2 एग्जाम्पल मैं लेके समझाऊंगा आपको। लेटस दिस कैन बी एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल 1। पहला एग्जाम्पल, हमने एक केस लिया है जिसमें कंपनी ने फंड रेज करने हैं 30 लाख रुपए, 30 लैक्स, ठीक है। सपोज कंपनी एक्स वांट्स टू रेज सम मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। रेलेवेंट फैक्ट, इंटरेस्ट ऑन डेट, अगर कोई लोन या डिविडेंड है तो उस पर 10% इंटरेस्ट है। फेस वैल्यू, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है। टैक्स जो देना है प्रॉफिट पे वो 30% है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 4 लैक्स। इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। 3 केसेस हैं। पहले केस में कंपनी ने डेट नहीं लिया, पूरा इक्विटी से 3 लाख रुपए रेस किया। कितना रेस करना है, 3 लाख रुपए। तो देखते हैं फर्स्ट केस में 30 लैक्स फंड, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फंड चाहिए था 30 लैक्स, पूरा का पूरा इक्विटी से डेट एज एक्सप्लेन्ड 0 है। तो कंपनी का और एबिटा कितना, ये 4 लाख रुपए दिया है। 4 लाख रुपए कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। 30 लैक्स का फंड रेस करना था, इक्विटी से रेस किया, डेट एक भी नहीं लिया, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन डेट 0 रहेगा। तो जब इंटरेस्ट देने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट देने के बाद कितना है, 4 लाख रुपया, ठीक है। अब इस पे टैक्स दिया प्रॉफिट पे 30%, 4 लाख का 30%, 1,20,000, 1,20,000। टैक्स देने के बाद कंपनी अर्निंग आफ्टर टैक्स इज 2,80,000। ये कंपनी का अर्निंग आफ्टर टैक्स है। और ये टैक्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख, क्योंकि एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये, ठीक है। 3 लाख रुपए इक्विटी से इशू किया, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 विल गिव मी नंबर ऑफ शेयर्स। 30 लाख रुपए रेस किए हैं, एक शेयर का दाम 10 रुपये है, तो कितने शेयर्स इशू किए, 3 लाख शेयर्स, ठीक है। अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालेंगे, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो 0.93। ये फर्स्ट केस था। तो फर्स्ट केस में कंपनी ने डेट नहीं लिया, पूरे 30 लाख रुपए इक्विटी के थ्रू रेज किए, अर्निंग पर शेयर, हर शेयर के पीछे कंपनी ने 0.93 पैसा कमाया। दूसरे केस में कंपनी 10 लाख डेट ले रही है, 30 लाख में 20 लाख का इक्विटी। देखते हैं, 30 लाख का फंड रेज करना था, 20 लाख रुपया इक्विटी शेयर्स के थ्रू, मतलब 2 लाख शेयर्स इशू किए। एक शेयर अगर 10 रुपये का है तो 20 लाख रुपए के लिए 10 रुपये का शेयर कितने इशू करने होंगे, 2 लाख, और 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख रुपए डेट से लिए। अब डेट में 10 लाख रुपए लिए हैं, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 10%। डेट पे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया,
4 लाख रुपया अर्निंग है, अर्निंग में से इंटरेस्ट मैंने अभी बताया, पहले माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करके अर्निंग बिफोर टैक्सेस 3 लाख। 3 लाख रुपए में टैक्स दिया कितना, 30%। उस पहले केस में प्रॉफिट 4 लाख पूरा था क्योंकि इंटरेस्ट देना नहीं था, तो 4 लाख पे टैक्स दिया, यहाँ 3 लाख पे टैक्स दे रहे हैं हम 30%। 3 लाख पे 30% होता है 90,000। 2,10,000 रुपये कंपनी का अर्निंग आफ्टर टैक्स है। ठीक है, अब भाई अब इसको अगर हम 2 लाख से डिवाइड कर देंगे तो 1,05,000 1.05 इज अर्निंग पर शेयर। अब देखो यहाँ हमने शेयर्स कम इशू किए, डेट लिया, तो वही पहले केस में 3 लाख शेयर्स इशू किए थे तो सारा प्रॉफिट 3 लाख में बट गया। यहाँ 2 लाख रुपए इशू किए हैं तो अब प्रॉफिट जो है 2 लाख शेयर होल्डर्स में बट रहा है, तो मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़ गया क्योंकि हमने शेयर्स कम इशू किए, डेट ज़्यादा लिया। इसको कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। भाई इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा फायदा दिलाया बैंक से लोन लेकर के, बैंक का लोन पैसा यूज़ किया ज़्यादा। तीसरे केस में 20 लाख डेट और 10 लाख इक्विटी, 20 लाख डेट और 10 लाख इक्विटी। 30 लाख रुपए में इक्विटी 10 लाख दिया, ठीक है, और मतलब 1 लाख शेयर्स इशू किए और 20 लाख रुपए बैंक से लिए, इस पे हमने 10% इंटरेस्ट दिया तो 2 लाख रुपए तो इंटरेस्ट दे दिया। अब अर्निंग बिफोर टैक्स 2 लाख रुपए, 4 लाख में 2 लाख इंटरेस्ट दे दिया क्योंकि 2 लाख तो हमारा 20 लाख तो हमारा लोन था। इस पे हमने 30% टैक्स दिया, प्रॉफिट पे 30% 60,000 होता है, अभी भी 1,40,000 अपने पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है। इसको 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया तो अब अर्निंग पर शेयर इज 1.4। थर्ड केस में हर एक शेयर होल्डर को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है क्योंकि थर्ड केस में हमने डेट ज़्यादा यूज़ किया, इक्विटी कम यूज़ की। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कि अगर हम डेट इक्विटी से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। बट ये तभी पॉसिबल है, देखो यहाँ पे वैल्यू दिया है, ये तभी पॉसिबल है। Now, does EPS always rise with the increase in debt? The answer is no. EPS does not always rise with the increase in debt. It is possible only when return on investment, that is EBIT, is more than the cost of debt. डेट पे इंटरेस्ट से ज़्यादा हमारा रिटर्न है। भैया कितना था, कैसे निकालेंगे, EBIT बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करेंगे। मेरा EBIT कितना था, 4 लाख, इन्वेस्ट कितना किया था, 3 लाख लोन लिया था, इन्वेस्ट करने के लिए 3 लाख चाहिए था हमें, और इसको इंटू 100 किया तो परसेंट में निकल गया, तो हमारा रिटर्न्स कितना है, 13.33। हमारा इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जो रिटर्न एबिटा के अगेंस्ट में जो हमने इन्वेस्ट किया और जो प्रॉफिट हुआ, एबिट हमारा 4 लाख था, इतना इन्वेस्ट किया तो हमारा रिटर्न 13.33% आया, और हमारा इंटरेस्ट कितना था, 10%। मतलब वी आर गेटिंग मोर रिटर्न्स दैन द इंटरेस्ट वी आर पेइंग। ठीक है, बड़ा टेक्निकल है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रिटर्न से ज़्यादा होगा तब हमारा ईपीएस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो पैसा बचेगा ही नहीं शेयर होल्डर को बांटने के लिए। शेयर होल्डर को बांटने के लिए पैसा बचना भी तो चाहिए भाई। आप शेयर होल्डर कम रख लोगे और पैसा बच ही नहीं रहा है तो शेयर होल्डर को बांटोगे क्या। तो कम शेयर होल्डर्स हैं, आप ईपीएस बढ़ाना चाहते हो तभी होगा जब इंटरेस्ट देने के बाद कुछ पैसा आपके पास बचे, और वो पैसा कब बचेगा, जब इंटरेस्ट रेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एबिटा इज मोर देन द इंटरेस्ट यू आर पेइंग। लेकिन अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। कैसे बिगड़ेगी देखते हैं। दूसरे केस में हम सब डिटेल फर्स्ट एग्जांपल का सेम रख रहे हैं, खाली हम ये देख रहे हैं कि कंपनी का जो एबिटा है, जो प्रीवियस एग्जांपल में 4 लाख था, अब सिर्फ 2 लाख है। मतलब कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट 3 लाख, उस पर रिटर्न 2 लाख, प्रॉफिट कितना हो रहा है 6.67%। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट 10% देना है, रिटर्न हमारा एबिटा कितना है 6.67। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में पूरा इक्विटी था, डेट ज़ीरो था, तो हमने टैक्स तो दिया नहीं भाई, इंटरेस्ट तो दिया नहीं, तो पूरा 2 लाख रुपए हमारा जो है वो इंटरेस्ट देने के बाद बचा। अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स 30%, 60,000 रुपये टैक्स दिया, 1,40,000 बचा,
पूरा 30 लाख का हमने शेयर इशू किया तो 3 लाख शेयर इशू किए, तो यहाँ पे 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख 0.47, ठीक है, ईपीएस कम है। अब दूसरे केस में क्या था, 20 लाख इक्विटी एंड 10 लाख डेट। 20 लाख इक्विटी लिया, 10 लाख डेट, हमारा एबिटा 20 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, सॉरी हाँ 20 लाख रुपये दिया हुआ है, सॉरी 2 लाख रुपये दिया हुआ है, 20 लाख कह रहा हूँ, वहाँ प्रीवियस एग्जाम्पल में 4 लाख था, यहाँ 2 लाख में अगेन हम पहले इंटरेस्ट देंगे। लोन कितना था, 10 लाख, 10% इंटरेस्ट हो गया 1 लाख रुपये, बचा कितना, 1 लाख। 1 लाख में हम टैक्स देंगे 30%, 30,000 टैक्स दिया, 70,000 बचा। अब 70,000 डिवाइड करना है 2 लाख पे, 2 लाख शेयर होल्डर्स पे 35.035। देखो अब इसमें सेकंड केस में प्रीवियस एग्जाम्पल में ईपीएस 1.05 था, क्योंकि इंटरेस्ट कम था, रिटर्न ज़्यादा था, पैसे ज़्यादा बच रहे थे, कम लोगों में बांट रहे थे, इसीलिए यहाँ पैसे ही नहीं बचे, कम लोगों में बांटेंगे तब भी कम बचेगा। और थर्ड केस में क्या था, 20 लाख डेट, 10 लाख इक्विटी, 2 लाख के इसमें हम पहले 10% टैक्स दे देंगे, इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि हमारा 20 लाख का डेट है, 2 लाख रुपये इंटरेस्ट दिया, कितना बचा, नील। 2 लाख में 2 लाख तो इंटरेस्ट दे दिया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो नील आया। तो देखो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पे अगर हम ज़्यादा डेट ले रहे हैं तो ईपीएस कम होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रेट से हाई है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज़्यादा रखना चाहते हैं, वो तभी रखो जब इंटरेस्ट रेट कम हो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। डेट कम रखना अक्लमंदी वहाँ होगा जहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है। उसमें क्या है कि शेयर होल्डर से पैसे ले लो भाई, शेयर होल्डर के पैसे को यूज़ करो, क्योंकि शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, उस केस में ज़्यादा पैसे बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सारा मैंने जो बताया है वही लिखा है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्लास था ये। आई होप यू पीपल हैव लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब सुनने के बाद एक बार नोट्स देखना, आपको एक बार में समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।